हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो वीडियो है उसका नाम है कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब होता क्या है? अगर हिंदी में इसका मतलब जाने तो इसका मतलब होता है रक्त का थक्का बनना। अब ये होता कब है? जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते होंगे, सब्जी काटते समय हाथ कट गया है, या आपका नेल भरा है और आपको इचिंग करते समय हाथ कट गया है, या जब आप अपना दाढ़ी बना रहे हैं तो आपका ये ब्लेड से चिक कट गया, तो ये सब अपने आप सही हो जाता है। ये होता कैसे है? तो ये नेचुरल प्रोसेस से होता है, जिसमें ब्लड क्या होता है, लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं कोगुलेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें रक्त का थक्का बनता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से जेल या सॉलिड स्टेट में। ये तो आपको लगता होगा कि ये तो आरबीसी का प्रॉपर्टी है या ब्लड सेल का प्रॉपर्टी है। नहीं, ये प्रॉपर्टी होता है प्लाज्मा का। किसका? प्लाज्मा। जैसे कि आप जब कंपोनेंट ऑफ ब्लड देखिएगा तो उसमें क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है ब्लड। ब्लड सेल में, या इसको ब्लड एलिमेंट भी कहते हैं, और प्लाज्मा में। प्लाज्मा 55% होता है, जो ही प्रॉपर्टी होता है कोगुलेशन का, और ब्लड सेल 45% होते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो बिना ब्लड सेल के भी हम कोगुलेशन कर सकते हैं। तो ये ब्लड सेल का क्या काम होता है? ये हेल्प करता है कोगुलेशन में, लेकिन ये इसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में सॉल्युबल फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। तो इसको करने में मेनली क्लॉथिंग फैक्टर का मेन योगदान है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं क्लॉथिंग फैक्टर। टोटल 13 क्लॉथिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें 6 एब्सेंट होता है। तो आपको लगता है अगर 6 एब्सेंट होता है इसका मतलब कि टोटल 12 क्लॉथिंग फैक्टर होते हैं? नहीं। अगर पूछेगा टोटल क्लॉथिंग फैक्टर कितने होते हैं, तो 13। ठीक है, चलिए एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर इसका निमोनिक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? फिर पारोथोरा कैल्शियम लिया। चलो अब सेक्स पर हाथ फेरे। थोड़ा बर्गर है लेकिन याद करने में इजी होगा। फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन होता है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन होता है, फैक्टर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, फैक्टर 4 कैल्शियम होता है, फैक्टर 5 लेवियल, फैक्टर 6 कुछ नहीं होता, फैक्टर 7 अस्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर होता है, फैक्टर 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए होता है, फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, फैक्टर 10 स्ट्रॉथ फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हैंगमैन फैक्टर, 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो आप हमारे निमोनिक्स के अनुसार बात करते हैं। फिर द फाइब्रिनोजेन, पारो का हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, थोड़ा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम का तो कैल्शियम लिया लेवियल फैक्टर, सेक्स एस से क्या हो जाएगा? स्टेबल फैक्टर। ऐसे आप ये भी देख सकते हैं 7 के बाद लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ए से क्या होता है? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए। सी से क्या होता है? क्रिसमस फैक्टर। एक आप एज्यूम कर लीजिए, हम 9वां महीना में क्या करते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। एस से क्या हो जाएगा? स्टार्ट फैक्टर। स्टार्ट 10वां में आके हम कुछ भी चीज़ों का स्टार्टिंग करते हैं, हमें पावर मिल जाता है। 7वां में हम स्टेबल होते हैं, 10वां में हमें कुछ भी करने का पावर मिल जाता है। पर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 12th बहुत लोग क्या करते हैं, 10th में तो उनको पावर मिल जाता है लेकिन वो सही से नहीं पढ़ते हैं तो फेल कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हैंगमैन, वो बहुत ज़्यादा फांसी लगा के मरते हैं। तो इसलिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो 12 में क्या हो गया? हैंगमैन। फिर 13 में क्या हो जाएगा? फेब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस तरह हमारा क्लॉथिंग फैक्टर कंप्लीट हो गया। जब ब्लड वेसल कटता है तो उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। देखते हैं कुछ मिनटों के बाद क्या होता है, वहाँ पे कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है,
तो कोगुलेशन का दूसरा नाम क्या है? हेमोस्टैसिस। क्या है? हेमोस्टैसिस। हेमो मतलब क्या होता है? ब्लड। स्टैटिस मतलब क्या होता है? जमना। ब्लड के जमने को हम क्या कहते हैं? हेमोस्टैटिस। और इसका दूसरा नाम कोगुलेशन भी होता है। इसमें मेनली क्या होता है, जब हमारा कोलाजन एक्सपोज होता है तो वो प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है। प्लेटलेट क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है और भी सारे प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है, और जिसके कारण क्या होते हैं, वहाँ पे प्लेटलेट का प्लग बन जाता है। अब वहाँ पर आता है फाइब्रिनोजेन, जो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। किसके द्वारा? तो थ्रोम्बिन के द्वारा। पहले थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है थ्रोम्बोकाइनेज से। और थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बिन में बदलने के बाद थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। ये जो फाइब्रिन है ये मोनोमर में रहता है। इसको पॉलीमर में करने के लिए फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर यूज करते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें पूरा कैस्केड चलता है नंबरों का। ये नंबरों में होता क्या है, पहले ये प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, फिर ये एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं? फाइब्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। फाइब्रिन का फॉर्मेशन करने के बाद क्या होता है, कभी कभी क्लॉथिंग ज़्यादा हो जाता है। तो क्लॉथिंग ज़्यादा होने के लिए फाइब्रोनाइटिक डिग्रेडेशन किया जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो को रीस्टोर किया जाए। तो डिग्रेडेशन होता किसके द्वारा है? तो मैक्रोफेज इस्नोफिल के द्वारा होता है। ठीक है, अब एक बार रिवीजन करते हैं। कोगुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजेन चेंज होता है इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजेन में। जैसा कि हम देखते हैं कि जब कट गया तो हमारा क्या होता है? इंडोथेलियल सेल क्या होता है? डैमेज हो जाता है। लेकिन ऐसा सोचिए कि कटा ही ना हो, ठीक है, उस समय हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो लिक्विड स्टेज में होता है, और जब कट जाता है तो वो सॉलिड या सेमी सॉलिड स्टेज में चला जाता है। ये फिनोमिना होता कैसे? क्या कोई मैजिक है? क्या कोई ऐसा कुछ एकाएक बूम बूम करके शकला का बूम करता है और वो क्लॉथिंग हो जाता है? नहीं। चलिए ये सब प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में कैसे पाया जाता है, उसमें कोगुलेशन क्यों नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे कि ये सॉलिड फॉर्म, मतलब जब ब्लीडिंग होता है तो ऐसा क्या अजूबा हो जाता है कि वो कोगुलेट करने लगता है, क्लॉथ का फॉर्मेशन करने लगता है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे ब्लड वेसल के सबसे अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? इंडोथेलियम। क्या प्रेजेंट होता है? इंडोथेलियम। तो अभी इसका क्या हुआ है? डैमेज नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? हेल्दी इंडोथेलियम कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? रिलीज करता है 3 कंपाउंड केमिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, पीजीआई टू को प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, और एडीपी फॉस्फेटेज, इसको हम कहते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट। जो क्या करता है, जैसे कि हमारा प्लेटलेट है ना, उसका फेवरेट काम है किसमें? तो हमारा एंडोमेट्रियम में क्या करना? स्टिक करना। अब कोई का फेवरेट काम है तो वो तो करेगा ही, लेकिन ये जो तीनों हैं ये इनहेबिट करता है प्लेटलेट को इंडोथेलियम में ये स्टिक करने से। इसलिए इन तीनों को कहा गया है एंटी प्लेटलेट एजेंट, जो प्रिवेंट करता है प्लेटलेट को इंडोथेलियम सेल में स्टिक करने से। तो ये करता कैसे है कि उस क्या करता है, प्लेटलेट रिसेप्टर जो होता है ना, जो मेनली अटैच करता है इंडोथेलियम से, उसको ये क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है। मेनली कौन? तो नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन। तो एडीपी का फेवरेट काम होता है कि वो प्लेटलेट को अटैच करे इंडोथेलियम में, लेकिन ये प्रिवेंट कर दिया जाता है एडीपी डी फॉस्फेटेज के द्वारा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 3 केमिकल होता है जो मेनली प्लेटलेट के अटैचमेंट को रोकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन और एडीपी फॉस्फेटेज। नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है? तो प्लेटलेट रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से रोकता है या इनएक्टिवेट कर देता है। एडीपी मेनली फेवरेट काम है उसको प्लेटलेट को अटैच करना,
जो प्रिवेंट किया जाता है ADP डी फॉस्फेटेज के द्वारा।